नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। डिबेट में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की। जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे चिराग पासवान ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के लगातार पार्टी बात कर रही थी, लेकिन बिहार और एनडीए के बीच जो सीट शेयरिंग का पेच फंसा था, उस पर लग रहा है कि बात बन चुकी है और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल तय होता नजर आ रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और चिराग पासवान उचित समय पर उन्होंने कहा है कि हम उसकी घोषणा करेंगे। और साथ ही चिराग पासवान का कहना है कि सभी 40 सीटों पर पार्टी जीतेगी, यानी कि एनडीए जो गठबंधन है वो जीतेगी। तो ऐसे में फिलहाल बातचीत कैसे हुई है, क्या हुई है, सीट शेयरिंग पर कैसे चिराग पासवान ने जिन सीटों पर दावा ठोका था कि ये सीट उन्हें चाहिए, क्या उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है, ये सब आगे जाके बातें क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर आपको बता दें कि जो बड़ी खबर आ रही है अभी एनडीए गठबंधन को लेकर के, वहां बिहार से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उनके आवास पर मुलाकात हुई है। और साथ ही मुस्कान जिस तरीके से चिराग पासवान के चेहरे पर देखने को मिल रही है, उससे तो यही लगता है कि चिराग पासवान ने जो पार्टी से जो अपनी गुजारिश की थी, शायद उस पर फिलहाल बातचीत हो गई है। मान मनोवल का दौर खत्म हो गया और 40 की 40 सीटों पर जीत कराने का दावा ठोक रहे हैं फिलहाल चिराग पासवान। लेकिन इन सब के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से क्या बातचीत की, एक बार आपको सुनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी, अपने दोस्त की तरह, उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया। तो चलिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि फिलहाल आजकल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति में क्या चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया है। सीएए के लागू होते ही पूरे देश में हड़कंप सा मच गया। बीजेपी ने जहां इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं विपक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक बताया है। भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता है, तो वहीं पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली के राज्य के सरकारों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बिल को वो अपने राज्यों में आने नहीं देंगे। साथ ही इस बिल को लागू करने से उन्होंने मना कर दिया है। हालांकि कानून के जानकारों की माने तो राज्य सरकार के पास इस बिल को लागू नहीं करने का कोई अधिकार फिलहाल तो नहीं है और इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए ही किया जा रहा है। विपक्षी दल इस कानून को मुसलमान विरोधी बताते हैं, तो वहीं सरकार बार बार इस बात को लेकर ये बात दोहरा रही है कि सीएए भारत के लिए एक ऐसा संविधान है, एक ऐसा प्रावधान है जो लोगों को नागरिकता देगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सीएए को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है। क्या वाकई में सीएए लागू होने के बाद देश में हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी या मुसलमानों की नागरिकता छीन ले जाएगी? क्या ये कानून मुसलमान विरोधी है और अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा? आखिर क्या है इस कानून में जिसके कारण इसका पुरजोर विरोध हो रहा है? इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे कि सीएए को लेकर देश में इतना बवाल क्यों है। उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, डिबेट में चलेंगे। सीएए को केंद्र सरकार ने 11 मार्च को पूरे देश में लागू कर दिया। सीएए के लागू होने पर देश के कई हिस्सों में विदेशी शरणार्थियों ने जश्न मनाया। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में फैले मतुआ समुदाय समेत कई वर्गों ने
इस पर उत्सव मनाया। सीएए के लागू होते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। सत्ता पक्ष के लोगों ने इसे ऐतिहासिक बताया, तो वहीं विपक्ष ने सीएए को एक समुदाय विरोधी और असंवैधानिक बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए को लागू करने से पहले समीक्षा की बात की, तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सीएए को लागू करने से मना कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीएए को लागू करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया। बता दें कि सीएए से 3 पड़ोसी देशों के माइनॉरिटी को नागरिकता दी जाएगी और इससे भारत के किसी नागरिक की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों विपक्षी दल सीएए को असंवैधानिक बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। Diversionary taxes clearly. The act had been passed in the parliament 4 years and 3 months before. Why this delay? The government, if the government has, they have some sincerity on this issue, they could have done this order 4 years before. तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे हैं, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक क़ानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। सीएए पर हो रहे विवाद पर बीजेपी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी ने विपक्ष पर हिंदू शरणार्थियों का विरोध करने का आरोप लगाया। सरकार के नुमाइंदों ने कहा कि सीएए से भारत के किसी भी नागरिक को फर्क नहीं पड़ेगा। फिर विपक्ष सिर्फ एक समुदाय को केंद्र में रखकर राजनीति क्यों कर रहा है? और एक गलत फहमियां फैला रहे। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर बीजेपी एक और गारंटी को पूरा करने का दावा ठोक रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहा है। तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएए पूरे देश में लागू हो पाएगा या फिर सीएए की राह आगे और भी मुश्किल होने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, आपको बता देते हैं कि सीए को लेकर पूरे देश भर में बवाल है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिबेट में हिस्सा लेंगे नाज़िम खान, मुस्लिम स्कॉलर होंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के होंगे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ मल्होत्रा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से इस पूरे डिबेट में हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय सरकार होंगे, प्रवक्ता टीएमसी के, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का। साथ ही पीयूष पंजी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ पूरे डिबेट में हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं खेमचंद शर्मा जी, उनके पास चलेंगे। खेमचंद जी, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल हों, असदुद्दीन ओवैसी हों या अन्य वो राज्य हों जो सीएए और एनआरसी का लगातार विरोध करते रहे, उनका कहना है 2019 में आपने ये प्रावधान लाया, 2020 में जब आपने इसे पारित कर दिया था तो उसके बाद लागू क्यों नहीं किया? अब आपको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव है, उसके ठीक पहले वो ममता बनर्जी कह रही है कि एंड टाइम पे आप इसे लागू कर रहे हैं, तो इससे आप वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने जैसे ही सीए की अधिसूचना जारी हुई थी, आपने जयराम रमेश को भी सुना था, उन्होंने भी कहा था कि ये एक
लोगों को फंसाने वाला एक उन्हें लोकसभा चुनाव के पहले एक दिया जाने वाला झांसा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, सगुफा है। क्या कहेंगे खेमचंद जी? टाइमिंग पे सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल, खेमचंद जी बोलिए। नमस्कार प्रीति जी, नमस्ते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि अब क्यों नोटिफिकेशन जारी किया, पहले क्यों नहीं किया? क्या जब कानून बनाया आपने साथ दिया? क्या उसको वेलकम किया? नहीं, तब भी आप राजनीति कर रहे थे। अगर 6 महीने पहले कर देते तो फिर आप बोलते देखिए जी, राजस्थान में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तेलंगाना में इलेक्शन है और ये अब स्टेट इलेक्शन से पहले इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो हमेशा विरोध करने के लिए विरोध ये करते रहेंगे। विरोध करने का कोई लॉजिकल आधार नहीं है और ना ही इनके पास लीगल भी आधार है और ना ही नैतिक आधार है। नैतिक आधार इसलिए नहीं है, जब पार्टीशन हुआ तो हमारी लीडरशिप ने ये हिंदुओं को बोला, सिखों को बोला, बुद्धिस्ट को बोला, वहां पे रहने वाले, कि अगर आपको यहाँ पे परेशानी होती है तो कभी भी आप भारत आ सकते हो और आपको भारत में सम्मान मिलेगा और भारत में आपको नागरिकता मिलेगी। हम सब जानते हैं जो भारत का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। भारत का बंटवारा इस तरीके से नहीं हुआ था कि भाई कोई वहां पे कोई और रहता है, तो धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था। तो हम मुसलमानों को धर्म के आधार पे पीड़ित तो वहां पे नहीं मान सकते। जब हम धर्म के आधार पे पीड़ित पाकिस्तान में नहीं मान सकते, बांग्लादेश में नहीं मान सकते, अफगानिस्तान में नहीं मान सकते, तो पीड़ित कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और कम्प्रीहेंसिव क्रिश्चियंस को भी लिया है, पारसीज को भी लिया है। और हम सब देखेंगे, अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले 50 साल में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में जहाँ पे लाखों की संख्या में हिंदू रहते थे, तो एक आंकड़ा में देख रहा था 70 से 80 लाख हिंदू रहते थे, अब वहाँ पे हजारों की संख्या में भी हिंदू और सिख नहीं है। अब उनको कौन कौन जगह देगा? कौन उनको शरण देगा? भारत देगा। और भारत में जब शरण दी जा रही है तो उनको बराबरी के साथ देनी चाहिए, बराबरी का अधिकार होना चाहिए, उनको यहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो इन्होंने नहीं दिया। वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हजारों की संख्या में दुखी पीड़ित, जिनकी माता बहनों के साथ दुराचार होता है, संपत्ति छीन ली जाती है, उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध हो रहे हैं और वो अगर भारत में रह रहे हैं तो उनको कौन देगा शरण? तो वो शरण देने का काम भारत सरकार ठीक है। कर रही है, सम्मान देने का। ठीक और है, लास्ट, नाजिम खान, हाँ बोलिए जल्दी से, जल्दी इसके बाद हाँ, नाजिम खान के पास मुसलमानों जाएंगे। के लिए नो नहीं है, मुसलमानों के लिए नो नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर रूट है। किसी भी कंट्री से कोई भी अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो ले सकता है। उसको प्रॉपर रूट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। हमारी भारत की रीति नीति और भारत की जो परंपराएं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको नागरिकता मिलेगी और मिली भी है। सीए कानून बनने के और नोटिफाई होने के बीच में भी कई पाकिस्तानी ठीक है, नागरिकों को भारत में नाजिम नागरिकता खान मिली। साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, ये क्यों मुसलमानों के बीच में ये मैसेज गया है कि अगर सीएए लागू होता है तो जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे देश में, उन्हें फिर बाद में पलायन करना पड़ेगा? ये सिर्फ सीएए जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे, इस तरह के भ्रम को क्यों फैलाया जा रहा है? जबकि बार बार गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो सीएए है ये नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि नागरिकता लेने वाला कानून है। बताइए। अब प्रीति जी देखिए, जिस तरीके से अभी सीएए के बारे में कहा गया कि नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून है, ठीक है, बिल्कुल मानते हैं आपकी बात कि आप नागरिकता दीजिए, तो आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए, जो पाकिस्तान से हिंदू भाई जो भारत के अंदर आ रहे हैं और जो शरणार्थी हैं, जब वो हमारे अपने भारतीय लोगों के साथ अगर वहां पर रहेंगे तो कैसे मान ले कि भारतीय लोग वहां पर सुरक्षित रहेंगे? क्या हमारे अपने भाई अपने आप को सुरक्षित मान सकेंगे? क्योंकि वो उन लोगों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान के अंदर आए दिन आप देखते हैं कि किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, भारत को नुकसान पहुंचाया जाता, तो हम गलत कैसे बात कर विश्वास रहे कर हो। ले कि जो दुखी सुन हिंदू लीजिए, वहां सुन से आए लीजिए हैं, सिख वहां से आए हैं, वो हाँ, यहाँ सुन पे लीजिए आते हैं, खेमचंद तब भाई, आप खेमचंद पुराने भाई बता बात तो दीजिए। सुन आप लीजिए, गलत सुन बातें लीजिए, कर रहे हैं, आप उनको आप हाँ, इनोसेंट लोगों को डिफेंड करने अरे की कोशिश खेमचंद कर भाई रहे देखिए, मैंने तो अभी ये कहा कि भारत के अंदर जो हमारे पाकिस्तान से हिंदू भाई आएंगे तो भारत के अंदर हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे, जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है सर, करोड़ों और लोगों को दूसरा कोई अच्छा, दिक्कत बीच में नहीं है। ओवरलैप आप मत कीजिए, बोलने दीजिए, पहले हम लोग भी समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। बोलिए। प्रीति जी देखिए, जब खेमचंद जी अगर मुझे बोलने का मौका ही नहीं देना चाहेंगे तो फिर भारत के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा खेमचंद जी क्योंकि आपके डिबेट बहुत अच्छी है, आप तक और देखिए जिस तरीके से 3 देशों का नाम लिया गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये कहा गया कि वहां पर पर्यटन
जो भारत के अंदर आगे हैं, जो 2014 से पहले हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन क्या ये जानकारी इनके पास है कि कितने भारत के अंदर शरणार्थी रह रहे हैं? शुभ मल्होत्रा के पास भी एक बार आएंगे। शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी साहब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा है कि ये भ्रम की स्थिति क्यों है, जबकि आपके देश के गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि नागरिकता लेने वाला नहीं देने वाला ये कानून है। शुभ मल्होत्रा, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर ये CAA लागू होता है तो 1947 से पहले 1947 के समय में जो त्रासदी हुई थी विभाजन की, उससे भी बड़ा पलायन होगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे वो देश को कितना सुरक्षित रह पाएंगे, चोरी डकैती रेप जैसे मामले होंगे, दंगे भड़केंगे। किस बेसिस पे उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है? आपकी आवाज नहीं आ रही शुभ मल्होत्रा, अनम्यूट कर दीजिए अगर म्यूट है तो। मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए शुभ। आवाज क्लियर है अभी? आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। PCR, मैं अपने टेक्निकल टीम से कहती हूँ आपकी आवाज जरा चेक करवाए। शुभ मल्होत्रा की आवाज नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी आवाज को दुरुस्त कीजिए। पीयूष पंत जी के पास हम जल्दी से चलेंगे। सर, ये CAA को लेकर जितना बखेड़ा है, लगातार जो राज्य हैं बड़े बड़े, चाहे वो असम हो, पश्चिम बंगाल हो, सदुद्दीन ओवैसी, अब दिल्ली, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि CAA लागू ही नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी कह रही कि अगर एक भी हमारे नागरिक की नागरिकता गई तो बंगाल मुहिम छेड़ देगा भाई जी सरकार के खिलाफ। पीयूष पंत जी, देखिए प्रीति जी, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है CAA को लेके। जो एक चीज़ स्पष्ट है कि इस समय इसको लागू किया गया है, निश्चित रूप से 2024 के चुनाव को देख के लागू किया गया है, ताकि जो एक पोलराइजेशन हो इसका, और उसी वही पोलराइजेशन की जो चिंगारी हम देख रहे हैं तमाम जो राज्य हैं विपक्षी दलों वाले, या कह लीजिए खासकर बंगाल में जो वो है, और यही वो चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह का एक माहौल बने, और फिर वो ये बात कह सके अपने चुनावी भाषणों में कि देखो ये तो जो है कि तुष्टीकरण के वे बिलीव करते हैं और ये हिंदुओं के खिलाफ है, और इस तरह का एक नैरेटिव वहाँ पे डेवलप करे, और इसी इंटेंशन से किया गया, वरना ये पहले ही कर दिया जाता अगर वो नागरिकता उनको देना ही आपका जो एक इंटेंशन था। तो दूसरी बात ये देखिए, अभी फिलहाल तो नागरिकता नहीं ली जाएगी, इसमें जो कानून अभी जो मैंने देखा है उसके हिसाब से तो ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो जो नागरिकता जाएगी वो जाएगी NRC के थ्रू जाएगी। तो क्या इसको ये फॉलो करे, इससे फॉलो होगा, आपने बहुत क्लियर कर दिया, बहुत से पीयूष पंत जी, आप कह रहे हैं कि अगर नागरिकता जाती है तो वो NRC के जरिए जाएगी, और वो भी उन लोगों की जिनके पास ये प्रूफ नहीं होगा, ये प्रमाण पत्र नहीं होगा जो ये बता पाए कि वो हमारे देश के नागरिक है। जो सर्कमस्टांसेस उसमें क्लॉजेस लगाए गए हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपके पूर्वज देश में रहे हैं, आप कितने सालों से रहे हो। लेकिन फिलहाल CAA को लेकर के ये जो कटुता है, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो क्यों फैलाया जा रहा है, जबकि साफ साफ लिखा गया है कि ये 3 देश जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वहां से जो भी वहां का अल्पसंख्यक हिंदू या फिर सिख, ईसाई, हमारे देश बौद्ध धर्म को मानने वाले आते हैं, जो धार्मिक तौर पर पीड़ित होंगे, उन्हें भारत नागरिकता देगा। शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, जल्दी से उनके पास चलेंगे, उससे पहले छोटे से ब्रेक के रोकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। डिबेट में वापस चलेंगे। शुभ मल्होत्रा हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, जल्दी से क्या कहेंगी आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा बयान CAA पे? अभी आवाज आ रही है आपकी, एकदम दुरुस्त करवा दी, बताइए, उसके बाद फिर मनीष गुप्ता के पास। हाँ जी जी जी, देखिए इससे एक बात पक्की हो गई कि मोदी जी को विश्वास है कि इनको कोई भी भारतवासी वोट नहीं देने, इसलिए CAA के द्वारा मोदी जी अपने वोटर इम्पोर्ट करने पड़ते हैं इनको। अब CAA को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा हमें ये भी समझना पड़ेगा, मनीष कुमार गुप्ता, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वहाँ से लोगों को लाया जाएगा, कांग्रेस अध्यक्ष बसाया जाएगा। बसाने के 3 मतलब होते हैं, एक तो रोजगार देना, दूसरा खान पान देना, और
का घर देना। अब रोजगार की भारतवर्ष में ये हालत है कि आज स्टेट में 45% यूथ भारतवर्ष में बेरोजगार है। तो इनको कहां से रोजगार देंगे? या तो नहीं देंगे या उनसे उस 50% उस 55% में से देंगे जिनके पास रोजगार है। खान पान की ये हालत है। नहीं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, अभी पार्टियां विपक्ष में सवाल उठा रही हैं, बहुत जेन्युइन है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लेकिन ये जो लाइन है जो केजरीवाल साहब ने कही है कि पाकिस्तान से लोग भारत आएंगे तो देश कितना सुरक्षित रहेगा, ये आप सोचिए। चोरी, डकैती और रेप जैसे मामले बढ़ेंगे और दंगे भड़केंगे। जी बिल्कुल, क्राइम बढ़ेगा और मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। देखिए, खान पान की भारतवर्ष में ये हालत है कि लगभग आप मान लीजिए 100 करोड़, और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि भारतवर्ष में 100 करोड़ को प्रॉपर पोषण नहीं मिलता, प्रॉपर खाना नहीं मिलता। तो जो बाकी लोग बचे हैं उनमें से छीन करके और इन लोगों को दिया जाएगा या इनको नहीं दिया जाएगा? ज्यादा चांस है कि इनको ना रोजगार मिलेगा ना खान पान मिलेगा। घरों की हालत देश में सबको पता है, वो उसका भी इनको मिलना मुश्किल है। तो इस सूरत में तो विदेश से पाकिस्तानी, हमारे बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी भारत में आकर बसेंगे, डेस्परेट सिचुएशन में रहेंगे, तो वो क्राइम करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, इनको किस लिए बताया जा रहा है? ये एक सिंपल एक वोट राजनीति है और इनको यहाँ पर बुला करके जो हमारी किसान आज धरना दे रहे हैं, यूथ आज धरना दे रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स आज धरना दे रहे हैं, जो हमारी महिलाएं आज धरना दे रही हैं, उनकी जो दिक्कतें उनको रिजॉल्व करने के बजाय ये और दिक्कत वाले लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछती हूँ। आप कह रही हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो धरने पर बैठे किसान हो या फिर बेरोजगारी, महंगाई, आपने सब गिना दिया। मैं कह रही हूँ, क्या आपको उन लोगों की पीड़ा नहीं दिखती जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दूसरे देशों में सताए धार्मिक तौर पर, क्योंकि आप गैर मुस्लिम लोग हैं और इसीलिए आपको वहां प्रताड़ित किया गया हो और वो देश में आना चाह रहे हो, सालों से प्रतीक्षा कर रहे हो? बंगाल में मतुआ समुदाय इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर सरकार उन्हें नागरिकता देती है तो इसमें कहां से गुंजाइश बचती है कि आप ये कहें कि भाई पहले महंगाई है, यहाँ देख लीजिए, बेरोजगारी, वो सारी समस्याएं, तो क्या ये भी समस्या नहीं है? हमारे देश में के भी तो लोग बाहर जाते हैं, क्या उनके साथ भी वहाँ की जो सरकार है सेम बिहेवियर करे? मनीष गुप्ता जी, आप शुभ जी, मैं आपके पास काउंटर के लिए हाँ बिल्कुल, एक 10 सेकेंड दूंगी, उससे ज्यादा नहीं। शुभ मल्होत्रा, जल्दी से। नहीं, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन मुझे बताइए कि एक देश की सरकार जो अपने ही देशों के किसानों, बेटियों और स्टूडेंट, यूथ, जो जनरल पीपल की दिक्कतें हैं उसका ख्याल नहीं रख पाती, तो बाहर के लोगों को ला करके उनका क्या रख पाएगी? है ना? तो मैं तो अरविंद केजरीवाल लाइन है, आपने कई पत्रकारों ने पूछा और उन्होंने पूछा कि अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी को, ठीक है, और जो मनीष गुप्ता जवाब दे, मेरा जो सवाल है उस पर जवाब दे। टाइमिंग को लेकर के सवाल है, सरकार को लगातार विपक्षी पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही है, उनसे लगातार सवाल है कि भाई आप लोकसभा चुनाव के पहले क्यों जागते? 2019 में आप प्रावधान लेके आए, 20 में पारित कर देते हो और आपको जब लोकसभा चुनाव नजदीक नजर आता है तब आपको वोट पोलराइज करना है, आपने लागू कर दिया। इस पर तमाम वो जो राज्य जो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, आप कह रहे हैं हमारे राज्य में हम लागू नहीं होने देंगे। प्रीति जी, मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं लगभग सभी पार्टियों से पूछता हूं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि अगर इस कानून में मुसलमानों को भी शरण देने की आजादी हो तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि अभी तक यानी आज तक अरविंद केजरीवाल जी के बयान से पहले तक, चाहे वो खड़गे हो, चाहे वो स्टालिन हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, सबने ये कहा कि ये कानून जो है खास लोगों को फेवर करता है और खास लोगों का विरोध करता है, मुसलमानों को भी इसके अंदर होना चाहिए, है ना? तो क्या मुस्लिम स्कॉलर नाजिम खान से पूछता हूं, क्या आप मेरी बात ठीक है? आप ये चाहते हैं? अब 4 साल में
किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, सबने ये कहा भाई मुसलमानों को भी इसमें शामिल करो। बोलो नाजिम खान, क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर हम इस कानून में मुसलमानों को ले आए तो क्या आप इस कानून से एग्री होंगे? बताओ हाँ या ना? सुन लीजिए, जब आप सवाल करें तो आपको जवाब भी मैं दूंगा। ये सुनिए, अब समस्या क्या है, सुनिए। विक्रम लोहिया जी भी है स्टूडियो में मौजूद। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अब पूरी बात 10 सेकंड उससे ज्यादा नहीं, विक्रम लोहिया जी के पास भी जाना पड़ेगा। 10 सेकंड। तो छोटी सी बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है, आज ये कह रहे हैं कि नहीं वो लोग आएंगे तो हमारे देश में रेप बलात्कार ये सब बढ़ेंगे। इतने सालों से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमा हुआ था। आज तक अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या के बारे में एक बयान नहीं दिया। और ये कांग्रेस की पार्टी के लोग जिन्होंने बांग्लादेश से 1.5 करोड़ लोगों को बसाया, ठीक है, जिनके रोटी शुभ मल्होत्रा जवाब देंगे। ठीक है, आपके सवालों के जवाब देंगे शुभ मल्होत्रा, लेकिन उससे पहले विक्रम लोहिया जी, एक तरफ लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ CAA, कैसे लड़ेगी पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा एक एजेंडा है, हम धर्म की बातें नहीं करते, हम लोग विकास की बात करते हैं। ये मोदी जी का एजेंडा है कि किस प्रकार से देश के अंदर आग लगाई जाए, हिंसा भड़काई जाए और राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये दो लोग काम करने वाले हैं। जिन लोगों को खुद गुजरात से आउट कर दिया गया हो, जिन लोगों को तड़ी पार कर दिया गया हो, क्या आज वो लोग तय करेंगे देश में कौन आएगा कौन नहीं रहेगा? किसी के हुकूमती देश थोड़ी ना है, ये प्रजातंत्र है देश का। देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे देश की 140 करोड़ जनता तय करेगी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अभी 2 महीने बाद देखेगा किसकी सत्ता होगी और कौन बाहर होगा। मैं आपको बताने वाला हूं। ये भाई साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं गुप्ता जी। अरे छोड़िए, आप किस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो? आप लोग देश की बात नहीं कर सकते। आप राजस्थान में बच्ची का बलात्कार ICU में आता है, उसकी आप बात नहीं करते। आप बैठ करके यहाँ पे दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप देश के हालत बद से बदतर हो गए, आप देश के हालत बद से बदतर हो गए। जो वादे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी करके आए थे, उन वादों की बात कर लीजिए, काले कानून की बात कर लीजिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी इस वादे को करके आए, ये वादे करके आए थे क्या? जो सरकार कहेगी वो फाइनल है। सरकार करेगी, जनता फाइनल करेगी, सरकार फाइनल नहीं करेगी। अभी दिखा देंगे आपको फाइनल क्या होता है। सरकार ही करेगी फाइनल, हम बता देंगे, जनता फाइनल करेगी। साहब अम्बेडकर के नियम के हिसाब से। अरे भैया, ये कानून, ये हमारा देश आपके कहने से नहीं चलेगा। जनता तय करेगी देश का कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है। नहीं करेंगे बैठ करके यहाँ शोर मचाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ सरकार संविधान से चल रही है, संविधान के तहत काम करना चाहिए। मनीष गुप्ता जी ने कहा, एक जेन्युइन सवाल पूछा कि अगर इस प्रावधान में नागरिकता अगर मुस्लिमों को भी दिया जाता तो क्या कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, आम आदमी पार्टी विरोध करती या फिर तृणमूल कांग्रेस विरोध करती? क्या विक्रम लोहिया जी? देखिए, विरोध तो हर उस चीज का किया जाएगा जिसके अंदर आग लगाने का काम होगा। देश के हित की बात होनी चाहिए, समानता की बात होनी चाहिए, हर व्यक्ति की समानता की बात होनी चाहिए। ये दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोहरा चाल चरित्र नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, हम उसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम बताएंगे किस प्रकार से, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जिस प्रकार के चाल चल रहे हैं, ये चाल चरित्र चलने वाला नहीं है। आप देख लीजिएगा। अरे भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और भारतीय जनता पार्टी ने इस 4 पिलरों के अंदर आग लगाई। अधिकार है, ठीक है। नाजिम जी, नाजिम जी, क्या मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जाती तब भी आप विरोध करते? बहुत जेन्युइन सवाल है मनीष गुप्ता का। आप सिर्फ विरोध इसी नाम पर कर रहे हैं क्योंकि उसमें मुस्लिमों का नाम शरीक नहीं है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, संविधान में सभी को बराबर का हक दिया है भारत के अंदर। लेकिन जब सीएए के अंदर हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, पारसी भाइयों को, बौद्ध भाइयों को, जैन भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, इन सबको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, तो वहीं पर मुसलमान को अलग कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि संविधान को बहुसंख्यक है ना उन देशों में। सुन तो लीजिए, बोलिए। पहले तो प्रीति जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दीजिए, भारत का मुसलमान भारतीय नागरिक है। जब आप सीएए लेकर आ रहे हैं, लेकिन कीजिए संविधान के तहत सबको पूरा हक है भारत के अंदर रहने का। और जो बार बार ये मनीष गुप्ता जी जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला दो कि भाजपा ने जो ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां
आज भारत के हर नागरिक को दिए जाएंगे, भारत के अंदर स्मार्ट सिटी दिए जाएंगे, भारत के अंदर महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। ये सब चीजें तो टाइम फिक्स हो गए, लेकिन इनके लिए तो सिर्फ ये हो गया कि हाँ देखिए पाकिस्तान से हिंदू भाई आ रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, अफगानिस्तान से जो आ रहे हैं उनको नागरिकता मनीष गुप्ता जल्दी से जल्दी से बहुत कम टाइम है, जल्दी से काम मनीष गुप्ता ने शुभ मल्होत्रा, उसके बाद फिर इनके पास जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे पा रहे। सच्चाई ये है कि अगर मुसलमानों को इसमें मिल जाए एंट्री तो ये तैयार हैं, और वही आम आदमी पार्टी के मुंह पर इन्होंने थप्पड़ मारा है। इन्होंने आम आदमी पार्टी के मुंह पर थप्पड़ मारा है, आम आदमी पार्टी के मुंह पर थप्पड़ मारा है इन्होंने कहा है अगर मुसलमानों को मिल जाएगी तो हम तैयार हैं। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने बता दिया है कि अगर मुसलमानों को मिल जाएगी तो हम ठीक है। मतलब स्पष्ट है, आप वहां पर उसको समर्थन करेंगे, आप चाहेंगे हिंदुओं का कटता रहे। ओवरलैप नहीं, ऐसे समझ में नहीं आना डिबेट में आप लोग क्या बोल रहे हैं। बहुत बहुत नाजिम साहब प्लीज मैंने आपकी भी बात सुनी। शुभ मल्होत्रा जी, अब उनका सवाल है, अब देश का एक नागरिक ही आपसे पूछ रहा है कि ठीक है भाई, अब आपको लग रहा है कि ये तो बंटवारे वाली स्थिति है, 1947 के समय जो विभाजन हुआ सो उससे भी बड़ा पलायन हो जाएगा, आपने दलील भी पाकिस्तान की दे दी। अब उनका कहना है कि क्या ये CAA में अगर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाता, क्या तब भी आप ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं सेम लाइन बोलते, यही बोलते कि पाकिस्तान से लोग हमारे देश में भाग कर आएंगे और देश कितना सुरक्षित रहेगा? आप देख लीजिए, दंगे भड़केंगे, रेप होंगे, डकैतियां होंगी। देखिए भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि चीख चीख करके कोई बात बोलने से सही नहीं हो जाती। ये गलत बयानबाजी या अरविंद केजरीवाल जी के सर पे पड़ रहे हैं कि अगर मुसलमान आ जाएंगे तो फिर हम CAA का समर्थन करेंगे, बिल्कुल राष्ट्रीय तौर से झूठ और सीधा CAA चाहे मुसलमान चाहे नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसका एकमात्र कारण है कि जब आप जो लोग हैं उनके साथ आप दुराचार कर रहे हो तो बाहर से जो आप उठा करके लेकर के आओगे उनके साथ सदाचार कैसे उठाओगे, है ना? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि भाजपा का पाप आप देखते कैसे इनके मुंह से ही निकल गया। रोहिंग्या की बात करी इन्होंने, रोहिंग्या के एकदम ये बिल्कुल सच्ची बात है कि भारत में घुसपैठ रोकने में मोदी सरकार बिल्कुल विफल रही है, और उसमें जो रोहिंग्या आकर के तो उसका प्रमाण है। और ये दिल्ली और आसपास के राज्यों पे थप्पे हैं ये रोहिंग्या, और उनका ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि मोदी सरकार विफल है हमारे बॉर्डर पे इनको रोकने के लिए। घुसपैठ में ये विफल CAA लाया जा रहा है कि जो ये घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं तो इनको चलो एक काम करते हैं, वैलिड तरीके से अंदर से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है खुद का, और ये सब बात होती है। ठीक है, खिंजन शर्मा काउंटर करेंगे। रोहिंग्या मुसलमानों को पहले देख लीजिए, आप लोग अगर कहीं और नजर डाल रहे हैं तो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर भी नजर डाल लीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन, बहुत बड़ा सवाल है उनका, बोलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत भूषण जी, इन्हीं के वरिष्ठ नेता रहे ना, फाउंडर मेंबर रहे ना, यस या नो रहे। जब उनको डिपोर्ट किया जा रहा था रोहिंग्या को तो कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहते नहीं उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर अपनाना चाहिए क्योंकि वहां पे वो सुरक्षित नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रोहिंग्या के साथ खड़ी है, बांग्लादेशियों के साथ खड़ी, जो करोड़ों की संख्या में भारत में इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं। और इनको दिक्कत होती है अगर अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से दुखी, पीड़ित, शोषित हिंदू अगर यहाँ पे आते हैं, सिख आते हैं, यहाँ पे जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, उनको दिक्कत होती है। हम सभी ने देखा अफगानिस्तान में जैसे तालिबान आता है वह किस तरीके से वहां से सिखों को लाया जाता है, गुरु ग्रंथ साहब को लाया जाता है। अगर गुरु ग्रंथ साहब को वहां से नहीं लाते तो वो शायद जला देते, वो हमारे सिखों को, हिंदुओं को वहां पे मार देते। तो इनको दुख होता है कि उन सिखों को यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है। और किस तरीके से ये अपमानजनक बातें कर रहे हैं कि वो अपराधी हैं, वो यह गलत काम करते हैं। अपराधी रोहिंग्या हम सब जानते हैं, उन अपराधियों को 10,000 रुपए देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, दिल्ली में शेल्टर देते हैं। वहीं ये जो यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू हैं उनके साथ दोगला व्यवहार करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की निंदा करता हूँ, उन्होंने बहुत ही घटियापन दिखाया है। जिस तरीके से उन्होंने हिंदू, सिख, बौद्ध और जो दुखी, पीड़ित, शोषित पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उनको अपराधी कहा है, अपराधी नेचर का कहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी हिंदुओं के विरोध, इनका जो सोच है वो बहुत घटिया सोच है। बांग्लादेशियों के लिए तो कभी नहीं कहा, रोहिंग्या के लिए तो कभी नहीं कहा, उनको तो बसाने का, उनको तो सपोर्ट करने का काम करते हैं। अपने आप में दिखाता है
कि ये हिंदू विरोधी हैं, बौद्ध विरोधी हैं, सिख विरोधी हैं, इसीलिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं। अब ये कहते हैं कि मुसलमान भी क्यों नहीं इंक्लूड किए गए? अरे मुसलमान को इंक्लूड कर लिया जाता तो धर्म के आधार पर जो पार्टीशन हुआ उसका फिर मतलब ही क्या रह गया? क्या आप ये कहना चाहते हो कि पाकिस्तान में मुसलमान धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ है, तो अगर हिंदू शोषित वंचित हैं या अल्पसंख्यक दूसरे बहुसंख्यक देशों में शोषित वंचित हैं, तो उन्हें न्याय क्यों नहीं? हम विक्रम लोहिया जी से सवाल पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही पीयूष पंत जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में उनका लंबा अनुभव रहा है, उनसे भी जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए पहले जाएंगे, उसके बाद वापस लौटते ही आपको दो मेहमानों से बातचीत चलती रहेगी। देखते रहिए हमारा डिबेट शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विक्रम लोहिया, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी। सबसे पहले विक्रम लोहिया जी, आपसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं खेमचंद जी, उन्होंने आपसे पूछा कि आप जो 1947 की दलील आम आदमी पार्टी या तमाम दूसरी पार्टियां दे रही हैं, वो भी तो धार्मिक बंटवारा था, और अगर हमारे देश के शोषित वंचित और पीड़ित वो लोग जो कि अल्पसंख्यक हैं दूसरे देशों में, और मुसलमान वहां बहुसंख्यक है, उनको अगर हम नागरिकता दे रहे हैं, शरणार्थी हैं, शरण मांग रहे हैं, तो क्या गलत है भाई? देखिए, शरण देने की बात नहीं है, बात है कि आप देश के लिए कर क्या रहे हैं, आपने किया क्या है देश के लिए आज तक। 10 साल में आकर के आप एक अकेला सब पे भारी, लेकिन उभर के आ रहा है सबसे बड़ी बीमारी। आप क्या ना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? आपका एजेंडा साफ नहीं है, लोग परेशान हो चुके हैं। आप बताइए ना कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, आप मुझे बताइए, मोदी जी अब हिंदुत्व की बात करते हैं, आप ही के प्रवक्ता ने कहा, सजाद पूनावाला ने, कि वो तो हिंदू ही नहीं है। अब बताइए ना, इस पर जवाब दीजिए। आप क्या ये हिंदू मुसलमान, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, मुसलमान हिंदुस्तान है ना, और ये क्या कहते हैं, आपकी सोच ही खराब हो गई है। मंदिर मस्जिद से बाहर नहीं आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से बाहर नहीं आ रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं देश के लिए? बेरोजगारी पे बात करिए ना। अरे आपसे जनता आज पेट्रोल डीजल गैस महंगाई की बात कर रही है, ये भी एक सवाल, आपसे सुरक्षा की बात कर रही है, बच्चियों की सुरक्षा नहीं है। एक सवाल ये भी आता अपनी है, नाकामियों को छुपाने के लिए 75 सालों में कांग्रेस पार्टी CAA लागू नहीं कर पाई, उन तमाम शरणार्थियों को नागरिक नहीं बना पाई जो लगातार आप लोगों से मांग कर रहे थे, और ये बीजेपी ने कर दिया, इसीलिए खींच भी है, ये खींच भी है। जी बिल्कुल चुप बैठे हैं, ये बताना नहीं चाहते। बताइए ना कि ये दो बैठे हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ये बताएं ना कि ये आज जो देश की स्थिति है बद से बदतर हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मनीष गुप्ता जी जल्दी से, उसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दो बातें, हाँ आराम से, चिल्लम चिल्ली कीजिएगा आवाज में। हाँ, शुभ मल्होत्रा कहती हैं कि वो सारे चोर गुंडे डकैत हैं, यानी सिख समुदाय समझ ले, पंजाबी समुदाय समझ ले, पंजाब के लोग समझ ले कि जिन अपने परिवारजनों को वो पाकिस्तान में छोड़ के आए हैं, वो सब बलात्कारी गुंडे चोर डकैत हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान पंजाब से कनाडा, अमेरिका, लंदन जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वहां पे रहते हैं, वो सब लोग वहां के देश उनको क्या माने? क्या चोर डकैत गुंडे बलात्कारी माने? शर्म आती है मुझे शुभ मल्होत्रा के इस बयान पर। अगर इनका बयान है तो, या केजरीवाल का बयान है तो। अच्छा, वैसे शुभ मल्होत्रा मुस्कुरा रही है कि सवाल तो ये विक्रम जी का था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप पीछे पड़ गए शुभ मल्होत्रा की बात। अगर धार्मिक आधार पर पाकिस्तान में शोषण ना होता तो कभी भी इस कानून की जरूरत ना पड़ती। अरे यार, आप क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान की बात करो भैया, आप क्या दोगली राजनीति कर रहे हो? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतने मुद्दे, आप पाकिस्तान के मुद्दों पे घूम रहे हो। अरे बताइए, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं आपकी सरकार के समय में। राजस्थान के अंदर ICU में बलात्कार हो जाता है, आपके मुंह में दही जमी हुई है। विकास की गंगा बहाई जा रही है। पीयूष पंत जी, विकास की गंगा में लाशें तैर रही है, विकास की गंगा की बात करो, गंगा में लाशें तैरती हुई। चिल्लम चिल्ली मत कीजिए प्लीज। विक्रम जी एक सेकेंड। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, इस पूरे CAA के मामले में जिस तरीके से अब राजनीतिक पार्टियां राजनीतिकरण कर रही है, इसमें क्या कहेंगे सर आप? अब आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, ये तमाम जो पार्टियों के प्रतिनिधित्व यहाँ बैठे हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए प्रीति जी, पूरा का पूरा जो है वोट बैंक का सवाल है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देखिए एक बात तो इसमें बहुत साफ है, क्योंकि ये सरकार ने भी कहा है कि ये उन्हीं के लिए कानून है जो दिसंबर 2014 से तक जो है, जो यहाँ आए थे, जो वहाँ है। तो इसलिए अब ये सब कहना कि जो लोग आएंगे और फिर ये करेंगे वो करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि 2014 दिसंबर 2014 तक जो लोग यहाँ पे आए हैं इस देश में, जो प्रताड़ित होकर आए थे, उन्हीं को ये नागरिकता दी जाएगी।
दूसरा सवाल ये है कि क्या उसके बाद कोई लोग नहीं आया? क्या मोदी जी के आने के साथ पूरी दुनिया इतनी अच्छी हो गई कि कहीं कोई प्रताड़ना नहीं हो रही है हिंदुओं की कि वो नहीं आ रहे हैं? खैर ये दूसरा सवाल है ये इसका। तो ये सीधे सीधे इसमें भारतीय जनता पार्टी को लगातार लगा कि भारतीय जनता पार्टी डिस्परेट है इस समय। किस तरह से वो उतनी सीटें ला पाए जिससे वो सरकार बना पाए। लगातार कई प्रयोग वो कर रही है, अयोध्या से लेके और बहुत प्रयोग वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसीलिए अमित शाह जी ने 2 महीने पहले शुरुआत कर दी थी कि हम तो लेके आएंगे सीए को जो है लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन घोषणा पत्र में भी तो था सर, सीए, एनआरसी, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी रहा है। नागरिकता देके नया वोट बैंक तैयार करना। और हालांकि देखिए असम में तो विरोध हो रहा है, हिंदू विरोध कर रहे हैं इसका असम में, इस कानून का जो है पहले भी उन्होंने किया था। लेकिन सर बंगाल में वही मटुआ समुदाय भी है, वो कह रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे हैं। मटुआ समुदाय बहुत नाच रहा था क्योंकि उसको मिलेगा, कई साल से रह रहा है वो बीजेपी। और पिछली बार आपको याद होगा कि चुनाव के समय बंगाल के मोदी जी गए भी थे, मिले थे उनके नेता से जो थी उनसे, तो वो वोट बैंक को अपने हिस्से में किया। अब उनको देके और पुख्ता करने, तो पूरा वोट बैंक का खेल है। इधर जो विपक्षी दल है कि मुसलमान जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ से न खिसक जाए, उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा खेल ही जो है वोट का है। और चुनाव चूंकि 2024 है इसलिए ये उसको लाया गया है, वरना लेकिन आज से 2 साल तबका ये भी कह रहा है सर, पीयूष पंजे, एक तबका ये भी कह रहा है कि ममता बनर्जी और भाजपा इस पूरे मसले पर मिली हुई है। हालांकि इस पर हम जानकारी और भी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल अभी छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। और साथ ही आपने देखा कैसे सीएए को लेकर के अब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दलीलें दे रही हैं, और साथ ही अब कई जो राज्य हैं उन्होंने सीएए को लागू करने से अपने देश में, अपने राज्य में मना कर दिया। हालांकि ऐसे में आगे क्या अपडेट इस खबर पर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो, इंडिया का सवाल।